प्रणय, यहाँ पर जिस तरह से हम बात कर रहे हैं, अब तो ये समझ आ गया कि अमेरिका की स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है और अमेरिका क्या करने को तैयार है। लेकिन ये जो प्रोसेस चलेगा, जैसे अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है 4 हफ्ते का वक्त लगेगा। इन 4 हफ्तों में अभी तक क्या क्या अचीव कर लिया है, जरा ये समझाइए इजराइल और अमेरिका ने, और अभी उसी हिसाब से क्या और बचे हैं ऐसे काम कि वो 4 हफ्ते में हो जाएगा और लंबा खींचेगा। देखिए, अभी जो रोहित कह रहे थे वो बहुत महत्वपूर्ण बात है और वो ये बताता है कि वॉशिंगटन में सेंस क्या है और खासतौर पर ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन जो टीम ट्रंप है वो किस तरीके से सोच रही है। वो बहुत सर्जिकल प्रिसिशन के साथ सोच रही है, वो कीमत नफे नुकसान के तराजू में सोच रही है, वो डेमोक्रेसी लाना, ठीक है रिजीम प्रणय, चेंज अपनी के बात आप साथ में। जारी रखिएगा। खामने की हत्या पर बोले ईरान के विदेश मंत्री, खामने की हत्या धार्मिक अपराध है। अब वो धार्मिक अपराध इसको बता रहे हैं। अरागची का ये बयान आया जिसमें वो कह रहे हैं कि खामने की हत्या धार्मिक अपराध, इसके गंभीर नतीजे भुगतने होंगे। तो ईरान बार बार ये बता रहा है कि जो किया है उसको इतनी जल्दी भुलाया नहीं जा सकता है, और बदला लेने की जो ईरान की मंशा है अब वो उस पर टिके हुए नजर आ रहे हैं। प्रणय, बिल्कुल, इसकी आशंका कई जगह जताई जा रही है। कई एनालिस्ट का मानना मानना है कि ईरान जो है वो लोन वुल्फ अटैक से लेकर ये जो मिसाइल अटैक और ड्रोन अटैक तक बहुत सारा स्पेक्ट्रम है। अगर रेट्रिब्यूशन के स्पेक्ट्रम की हम बात करें, बदला लेने का के विकल्पों की अगर हम बात करें। लेकिन आते हैं इस चीज़ के ऊपर कि क्या धार्मिक भावनाओं को इंस्टिगेट करने की कोशिश ईरान कर रहा है या करेगा? निश्चित रूप से वो करेगा, क्योंकि अयातुल्लाह अली खamenei जो हैं, वो केवल ईरान के सुप्रीम लीडर नहीं और एक एक राजनीतिक फिगर हेड नहीं, बल्कि वो एक धार्मिक फिगर भी थे। और सुन्नी जो वर्ग है, सुन्नी जो समाज है इस्लाम का, वो भी इस चीज़ से काफ़ी उसको लेके सेंटिमेंट है। ठीक है, शिया वो नहीं नहीं है या शिया धर्मगुरु के तौर पर नहीं, लेकिन एक इस्लामिक लीडर को इस तरीके से रमज़ान के महीने में मारा गया, इसको लेके कई देशों के अंदर सेंटिमेंट है, कई जगह चिंताएँ भी हैं, कई देशों में विरोध प्रदर्शन भी हो रहे हैं। साथ ही आप ये देखिए कि खाड़ी के जिन देशों के ऊपर ईरान ये वार कर रहा है, उन तमाम देशों के अंदर भी, चाहे बहरीन हो, चाहे कुवैत हो, चाहे सऊदी अरब हो, इन तमाम देशों के अंदर शियाओं की भी एक बड़ी आबादी रहती है। और निश्चित रूप से इन देशों के अंदर भी इस चीज़ को लेकर चिंता होगी कि व्हाट इफ कि इस इसको लेकर एक कोई विरोध प्रदर्शन या कोई उग्र प्रदर्शन या कुछ कुछ ऐसी चीजें जो वहां की व्यवस्था को डिस्टेबलाइज करने वाला हो, वो उठ खड़ी होती, क्योंकि ये जो शेखडम्स हैं, ये जो एमिरेट्स हैं, ये बड़े एक शाइनिंग आर्मर की तरह हैं। ये अपने यहाँ पे इस तरीके का कोई ना विरोध प्रदर्शन करने देते हैं। जैसा अभी अशरफ भी कह रहे थे कि अमेरिका को ये सारी चीजें सुहाती हैं, वहां पर कोई ऐसी डेमोक्रेसी नहीं है कि वहां पर चुनाव होते हैं या कोई जो है केवल फेवरेबल रिजीम है जो अमेरिका के हितों के हिसाब से चलती है। बिल्कुल। लेकिन ये रेजिम्स कतई नहीं चाहेंगी कि वहां पर विरोध प्रदर्शन हो या सड़कों पर इस चीज का, इसको लेकर कोई नारेबाजी हो या इसके कारण कोई आंतरिक संकट इनके लिए पैदा हो जाए। और ईरान की कोशिश यही है कि हमारे ऊपर यदि हमला हुआ है तो हम डूबेंगे तो आपको भी ले डूबेंगे। ये इन्हें पता होना चाहिए और इस स्ट्रैटेजी के साथ वो मिलिटरीली भी और जो है रिलीजियस या जो सोशल या इंजीनियर जो पॉलिटिकली है, उसमें भी करता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल प्रणय। और अशरफ, यहाँ सवाल बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण ये है ना कि जो अगाची का अभी जो हमने बयान देखा, ये कहीं ना कहीं और दिखाता है कि झुकने के मूड में नहीं है वो लोग, बिल्कुल, ये आज नहीं कि बल्कि पिछले। मध्यस्थता के टेबल पे भी नहीं आएंगे और बदला लिया जाएगा, और अभी भी लगातार हमलों के बावजूद इस तरह के बयान लगातार दिए जा रहे हैं उनकी तरफ से। बिल्कुल शशि, और मामला भी ऐसा है क्योंकि सुप्रीम लीडर, धार्मिक गुरु एक देश का, और उसके साथ साथ न सिर्फ देश का बल्कि दुनिया भर में मुसलमानों का, उसकी हत्या, जैसे अभी प्रणय कह रहे थे, वो भी रमज़ान के महीने में। ये एक ऐसा घात है जो जिसको सोच नहीं रहा था ईरान की इस तरह की भी कार्रवाई कोई हो सकती है उनके साथ। तो एक तो वो बात है। दूसरी बात ये है कि जिस अंदाज से इस हत्या ने, जो कि अमेरिका और इजराइल ने की, ईरान की सोसाइटीज़ को वहाँ पर सुर उठने लगे थे। जो विरोध हो रहा था वहाँ के शासन के खिलाफ, उसमें ज़रूर कुछ आवाज़ें लोगों की भी थी, लेकिन जब देश का मामला आता है, जब इस तरह तो से सब सुप्रीम एकजुटता कोर्ट का दिखाते सब एकजुट, वो साफ दिखा। और पिछले 2 दिन के दौरान हमने देखा जो कम तीव्रता की थी बमबारी की अमेरिका और इजराइल ने, उसकी वजह ये थी कि लाखों महिलाएं, बच्चे मौन कर रहे थे, मातम मना रहे थे तेहरान की सड़कों पर, अलग अलग लाखों में जिनकी संख्या थी, न सिर्फ ईरान में बल्कि इराक में और बाकी सभी मुस्लिम देशों में। तो वो एक है। दूसरी बात ये भी है कि अगर वहाँ अब ईरान में कोई भी नेता राजनीति या सत्ता में टिकना रहेगा, उसको जो सुप्रीम लीडर है उसकी बातों पर और उसकी जो
आखिरी ख्वाहिश थी, जिसको कहा जाता है वसीयत इस उर्दू वक्त भाषा एक बड़ी और अहम खबर, 2 दिन पहले ओमान की खाड़ी में 11 जहाज थे, ये जानकारी मिली। और आपको बता दें कि आज ईरान के पास कोई जहाज नहीं है, ये अमेरिका की तरफ से कहा गया है। अमेरिका की तरफ से लगातार बताया जा रहा है कि किस तरीके से ईरान को पूरी तरह से नेस्तनाबूद किया जा रहा है, किस तरीके से एक एक करके सब कुछ ईरान का खत्म किया जा रहा है, किस तरीके से अलग अलग जगहों पर अटैक करके उनकी सेना के टॉप लीडर्स हो या बाकी की जो उनके पास तमाम तरह के जो हथियार हैं, जो ताकत है, उसे खत्म किया जा रहा है। कहा यह गया अमेरिका की तरफ से कि 11 जो उनके जंगी जहाज है उन्हें खत्म कर दिया गया। अभी ईरान के पास वहां कोई जहाज नहीं है। लेकिन चैलेंज यहाँ पर रोहित ये रहेगा, क्योंकि अगर अब 2025 को जो युद्ध हमने देखा, वहां भी कोई विजेता ऐसा रहा नहीं। ईरान को आपने थोड़ा पीछे जरूर ढकेल दिया, लेकिन मिसाइल सिटीज को आप खत्म नहीं कर पाए। चैलेंज उस समय भी बहुत बड़ा अमेरिका का था, इजराइल का था, और इस वक्त ये बड़ा चैलेंज है दोनों देशों के लिए। जी बिल्कुल है। और आई थिंक उस अटैक के बाद जो इंटरनल रिपोर्ट्स आई थी पेंटागन की, उसमें सीधे ये बात भी कही गई थी कि जितना ज्यादा क्लेम किया हमने, कि अमेरिका ने क्लेम किया कि हमने सब कुछ खत्म कर दिया है, वहां पे न्यूक्लियर साइट्स नहीं बची, उतना इफेक्टिव नहीं थे। बल्कि हमने थोड़ा सा बड़ा चाह के एडमिनिस्ट्रेशन ने उस बात को शायद कहा था उस समय। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर वो कंप्लीट नहीं हुआ है और उसकी इंटरनल असेसमेंट चलती रही है और उसके बाद प्लानिंग चलती रही है कि ईरान को किस तरह से रोका जाए, तो इसलिए हम ये देख रहे हैं कि इतना बड़ा ऑपरेशन फ्यूरी जो है अमेरिका ने इसराइल के साथ मिलकर लॉन्च किया है। और एक और बात, बहुत हम लोग बहुत अच्छा, एक्चुअली आई शुड अप्रिशिएट ऑल द स्पीकर्स हियर, स्पेशली वानी जी और प्रणय, तो ऑब्वियसली इज वेरी ट्यून इन टू एवरीथिंग। एक चीज जो प्रणय कह रहे थे, वो जो मैं सुन रहा था पहले, कि इंटरेस्टिंग बात ये है कि क्या अगर ऑप्शंस अमेरिका के देखे जाए इन टर्म्स ऑफ लीडरशिप वहां पे नहीं है, रिजीम अमेरिका कह रहा है चेंज नहीं होगी, अगर अमेरिका और ये वॉर अगर खींचा जाता है तो क्या ऑप्शंस रहते हैं? क्योंकि बाकी के जो देश हैं, अगेन वी डू नॉट नो उनका क्या सीन है, वो भी आग के लपेट में आए हुए हैं सारे के सारे। और इवेंचुअली आई थिंक अमेरिका पे स्पेशली कतर या सऊदी अरेबिया से प्रेशर बनेगा टू रिजॉल्व दिस वॉर। सो अगेन अभी तक लग रहा है ऐसे 4 ऑब्जेक्टिव अमेरिका पूरे कर लेगा, लेकिन इवेंचुअली मुझे लगता है थोड़े समय के बाद ये प्रेशर अमेरिका और प्रेसिडेंट ट्रंप के ऊपर बन सकता है कि इस वॉर को रोके, और वो कौन सी रेड लाइन होगी वो हमें देखना होगा। अर्पिता। बिल्कुल रोहित, बने रहे आप हमारे साथ। प्रणय, यहाँ पे बहुत महत्वपूर्ण सवाल है जो हम अभी बार बार ईरान के विदेश मंत्री का बयान दिखा रहे हैं, और साथ ही साथ लगातार जो दावे अमेरिका की तरफ से किए जा रहे हैं। अब इन तमाम चीज़ों को देखने के बाद, इन बयानों को देखने के बाद लगता है यही है कि किसी भी कीमत पे, देखिए बार बार हम सैंक्शंस की भी बात करें कि ईरान पे जिस तरह से रहे हैं, अंदर बहुत सारा असंतोष रहा है, लोग सड़कों पर उतर आए थे, बार बार कहा गया कि जितनी ज़्यादा हत्याएं हुई उतनी दिखाई नहीं गई हैं, जिस तरीके से वहाँ ज़बरदस्त तरीके से जैसे गृह युद्ध छिड़ गया था। बावजूद इसके अशरफ वानी जो कह रहे हैं कि देश की बात आती है सब एकजुटता दिखाते हैं, सब एकजुट होकर सामने निकल कर आते हैं। अभी भी हालत वही नजर आ रही है कि ईरान झुकने के लिए तैयार नहीं है। देखिए शशि, इसे रैलिंग द अराउंड द फ्लैग फिनोमेना कहा जाता है। किसी भी देश के ऊपर जब हमला होता है, आंतरिक घर परिवारों में भी जैसा होता है कि भाई आपके आंतरिक मतभेद हो सकते हैं, घर के अंदर बहुत सारी चीजों पे मतभेद हो सकते हैं, झगड़े हो सकते हैं, लेकिन जब कोई बाहर वाला आके आक्रमण करेगा तब तो स्वाभाविक रूप से उसकी उसकी प्रतिक्रिया बिल्कुल अलग तरीके से होगी। लेकिन फिर भी अभी ये देखना होगा कि जिस सिस्टम की बात हो रही, क्योंकि जनरली हमने जैसे सीरिया का उदाहरण आप लीजिए, सीरिया के अंदर अमेरिका ने क्या किया, बशर अल असद को हटाने के बाद अहमद अल शरा, जिसे अमेरिका टेररिस्ट करार देता था, उसको लाके बिठा दिया गया है। एचटीएस के पास में अब सत्ता है, राष्ट्रपति हो गया और डोनाल्ड ट्रंप उससे राष्ट्रपति भवन के अंदर मिले हैं और बाकायदा एक तरीके से अमेरिका ने उसका ग्लोबल एक्सेप्टेंस करवा दिया है। लेकिन फिर भी सीरिया स्टेबलाइज नहीं हुआ है। सीरिया में अभी भी जो सीरियन नेशनल आर्मी है और एसडीएफ जो है उसके बीच में टकराव चल रहे हैं और अभी भी संघर्ष चल रहा है, डिस्टेबलाइज है। तो ये जो प्लांटेड रिजीम्स होती हैं, इनमें स्टेबिलिटी नहीं होती है और ये अमेरिका कई बार करके देख चुका है। इसलिए इस बार नहीं पता है। वेनेजुएला में एक बिल्कुल नया मॉडल जो है वो अमेरिका ने प्रयोग किया है। आपको देखिए ये तस्वीरें आ रही है, ईरानी के जंगी जहाज को अमेरिका ने उड़ाया है, और ये तस्वीरें भी, और वॉर के दरमियान ये बहुत अशरफ जरूरी भी हो जाती हैं, क्योंकि ये वॉर सिर्फ ऐसे नहीं लड़ा जा रहा है। हर इंसान ये दिखाने, बताने, जताने की कोशिश कर रहा है कि देखिए हमने कितना डैमेज किया, और ये तस्वीरें शायद उसी लिए पानी के बीच में पूरी तरह से धुआं धुआं, आग का गोला। बिल्कुल अर्पिता, ये तस्वीरें न सिर्फ अमेरिका की तरफ से या इजराइल की तरफ से खास तौर से जारी की जा रही है, बल्कि साथ ही साथ ईरान भी, ये एक प्रोपेगेंडा वार होता है जो आज के वारफेयर में बहुत ज़रूरी है। लेकिन दूसरी तरफ जो डोमेस्टिक
पॉपुलेशन होती है, क्योंकि जो आज डोनाल्ड ट्रंप का बयान आया वो भी साफ दर्शाता था कि कहीं ना कहीं वो अमेरिकी जनता को संबोधित कर रहे हैं कि उनको एक भरोसा देना चाहते हैं कि अगर उन्होंने वार शुरू किया है वो इसको किसी लॉजिक एंड तक लेना चाहते हैं, इसलिए शायद वो समय को खींच रहे थे। और यही कारण है कि क्योंकि दो फर्क है यहाँ पर, अगर हम अमेरिका और ईरान की बात करें, ईरान तो अब ये आदत बन चुकी है हत्याएं देखना, लोगों का मरना, साइंटिस्ट्स का मारा जाना, सुप्रीम लीडर्स, प्रेसिडेंट्स, मंत्री और यहाँ तक कि साइंटिस्ट्स और कमांडर्स, वो पिछले कई सालों से देखते आ रहे हैं जिस तरह से असैसिनेशन की हो रही है। लेकिन अगर इस तरह के डेड बॉडीज़ का काउंट, या जिनको हम बॉडी बैग्स कहते हैं, इजराइल में आते हैं या अमेरिका में आते हैं, तो वहाँ की सोसाइटी उसको बिल्कुल ना बर्दाश्त करेगी और ना ही कबूल करेगी। अच्छा, ये जो बार बार अमेरिका की तरफ से कहा जा रहा है आज ईरान के पास कोई वॉरशिप नहीं है, वीडियो भी जारी हो रहा है, प्रणय इसका क्या मतलब? धीरे धीरे शक्ति कमजोर की जा रही है ईरान की। देखिए, अगर आप देखें तो जो व्हाइट हाउस की तरफ से फैक्ट शीट जारी की गई है या राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के जो ऑब्जेक्टिव जारी किए गए हैं, उन ऑब्जेक्टिव के अंदर तीसरा ऑब्जेक्टिव ही यही है कि हम ईरान की नेवी को पूरी तरह से जो है वो ईरान की जो नेवल पावर है, उसको हम डेसिमेट करना चाहते हैं, उसे हम खत्म करना चाहते हैं। क्यों नेवी के ऊपर इतना जोर है? ईरान के पास एयरफोर्स उस तरह से है नहीं। ईरान के पास करीब-करीब 5.5 लाख की फौज है, यानी सेना है उसकी, और इसके अलावा आईआरजीसी जो है करीब 1 डेढ़ लाख की आईआरजीसी है, पैरामिलिट्री है। लेकिन नेवी को लेके थ्रेट उनको इसलिए भी है क्योंकि ईरान हर बार स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज के अंदर ब्लॉकेड लगाने की बात करता है। ईरान की नेवी जो है वो आगे चैलेंज बन सकती है, थ्रेट बन सकती है, इसलिए भी वो ये बात कह रहे हैं कि ईरान की नेवी की ताकत जो है, जो कि अमेरिका के लिए चुनौती बन सकती है, चिंता बन सकती है, हिट कर सकती है, चूंकि वहां से ही अगर आप देखें फारस की खाड़ी में अक्रॉस, यानी ईरान के ठीक सामने अगर फारस की खाड़ी में आप देखें तो वहां पर बहरीन है। बहरीन के अंदर अमेरिका का जो 5th फ्लीट है, अमेरिकी सेंट्रल कमांड का, उसका हेडक्वार्टर है। जी। और आज जो पिछले 2-3 दिनों के अंदर बमबारी हुई है, उसमें बहरीन में मनामा जो है, जहां पर अमेरिकी नौसेना का ये 5th फ्लीट का हेडक्वार्टर है, वहां भी बमबारी हुई है। इसलिए अमेरिका, जैसा रोहित भी कह रहे थे, अमेरिका अपने खिलाफ खड़े होने वाले किसी भी थ्रेट को खत्म कर देना चाहता है। उसका उद्देश्य और जो उसका जो भी स्ट्रेटेजिक ऑब्जेक्टिव है, वो फिलहाल यही है।